Recording the message your screen. Yes, ma'am. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 10 तक किया था, ठीक है। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 11 करेंगे, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इलास्ट्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा वेयर पार्टनर्स इन ए LLP, namely मीटा चिम LLP, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो जो भी अल्फा बीटा दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, 1:1, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल अल्फा बीटा का जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, टर्म लोन फ्रॉम IDFC बैंक, ट्रेड पेबल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। अच्छा, तो ये जनरल रिजर्व क्या होगा? ये जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है? किसी भी तरीके का फंड हो या रिजर्व हो, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता क्या है, देखो। वर्कर लोग जब कहीं काम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में, तो उनको चोट लगने का जो है प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो उनको चोट लगने से फिर कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली जहां काम कर रहे लग रहा है तो लॉ वैसा ही है कि फिर आपको ही पैसा देना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ही उनको ट्रीट करवाना है। तो उसके लिए कंपनी फंड बना के रखती है कि तुरंत अगर पैसे का जरूरत हो तो क्या कर सकते, जैसे हम लोग अपना मेडिक्लेम बना सकते हैं, सेम उसी तरीके से कंपनी वर्कर लोगों के लिए इस तरीके का फंड बना के रखती है, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है ये 60,000 का है, ठीक है। तो ये फंड कहाँ से क्रिएट हुआ है? ऑब्वियसली प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है। अब ये फंड के टुवर्ड्स अगर कोई लाइबिलिटी जनरेट हो रखा है, पर फंड के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटी इन द सेंस, अगर वर्कर को कहीं चोट वोट लगा है, किसी भी वर्कर को या कंपनी को, कोई वर्कर को कंपेंसेट करना पड़ रहा है। मान लो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि कंपनी को 10,000 रुपए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से लेके देना पड़ेगा वर्कर को जिनको चोट लगा है। तो कंपनी के पास 50,000, मतलब पार्टनरशिप में 50,000 ही जो है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बचेगा। ये 50,000 अल्फा और बीटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर किसी तरीके का लाइबिलिटी ऑकर नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज फंड भी जो है वो हमारा रिजर्व से ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है और ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है, तो जैसे जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा, सेम तरीके से वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर बोल रहे दे एग्री टू एडमिट गामा एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही शैल हैव 1/6 इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो गामा को फ्यूचर में 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ही शैल ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। तो जो गामा है वो 1/6 प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं और वो 2,50,000 कैपिटल लाएंगे। गुडविल टोटल बोला है फर्म का 3 लाख है, तो इसमें से गामा को कितना लाना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट का हिस्सा, यानी 1/6। फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, इन्वेंट्री रिवैल्यूड होगा 70,000 से, मशीन को एप्रिशिएट करना है, ऑफिस फर्नीचर रिवैल्यूड होगा 50,000 से। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3,200 10 आर बैड एंड 5% बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे रिवैल्यूएशन का हिस्सा है। देयर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, देखो बता दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के रिगार्डिंग कोई एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुआ है, मतलब किसी को भी चोट लगा नहीं एटलीस्ट अभी कि यहाँ से पैसा देना पड़े, ठीक है। तो ये पूरा पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा पार्टनर लोगों में, ठीक है, क्योंकि नया से फिर एग्रीमेंट बनेगा तो वहां पर फिर नए तरीके से वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बनाया जाएगा। तो फंड रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो भी होता है एडमिशन के केस में, पहले वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका नोट्स वगैरह हम लोगों ने लिख लिया था।
अब तो चैप्टर ही खत्म हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो इतनी सारी चीज हमें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, सबसे पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन का पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था अगर देखा जाए तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट ये 5th नंबर से स्टार्ट होके 7th नंबर तक था। ठीक है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है तो फैक्ट्री बिल्डिंग किधर लिखेंगे, ऑब्वियसली इधर हो जाएगा अगर एप्रिशिएट हुआ है बाई फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। एप्रिसिएशन होने का मतलब एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। किसमें से बढ़ रहा है, 20%। तो फैक्ट्री बिल्डिंग था कितना, 4,78,000। 4,78,000 का 20% बढ़ेगा तो देख लो कितना होगा। बोलो कितना होगा, लिख देंगे। 95,600। 95,600। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद है यहाँ पर ऑफिस फर्नीचर रिवैल्यूड होगा, सॉरी ये वाला इन्वेंट्री रिवैल्यूड 70,000। तो इन्वेंट्री था हम लोग का 77,740, उसको कम कर दिया जा रहा है। तो इन्वेंट्री कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट क्रेडिट होगा टू इन्वेंट्री। कितने से कम हो रहा है, 7740। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद यहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग इन्वेंट्री, मशीन एप्रिशिएट होगा 20% से, तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा तो बाई मशीन। 20% से बढ़ेगा, 3,41,000 का 20%, देखिए कितना। 68,200। 68,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं मशीन ऑफिस फर्नीचर रिवैल्यूड। अच्छा, फिर बोल रहा है ऑफिस फर्नीचर 50,000 करना पड़ेगा। जो ऑफिस फर्नीचर पहले 55,850 था, मतलब कम करना है, तो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। फाइव एट फाइव जीरो, तो 50,000 और 55,850, तो 5850 हो गया। डिफरेंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3,210 आर बैड। ठीक है, तो 3,210 रुपीज का बैड डेप्ट हुआ है। बैड डेप्ट का मतलब वो डेटर जो कंफर्म है कि पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो बैड डेप्ट होने से लॉस है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा एसेट कम हो जाएगा, मतलब डेटर हम लोग का कम हो जाएगा। कितने से कम होगा, जितने का बैड डेप्ट रिकॉर्ड हो रहा है 3,210। अच्छा, अब बैड डेप्ट हुआ। अब यहाँ पर बोल अब ऐसा मत सोचो कि बैड डेप्ट भी रिवैल्यूएशन में आएगा, क्यों नहीं आएगा। बैड डेप्ट होने से हमारा एसेट तो कम हो रहा है ना, पहले तो ये ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, तो अभी हमें ये कम करके दिखाना पड़ेगा। और 5% प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, और 5% का हमें बैड एंड डाउटफुल डेप्ट प्रोवाइड करना है, मतलब प्रोविजन क्रिएट करना है। मतलब हमारा एस्टिमेट है कि मे बी 5% और भी हमें पेमेंट ना मिले। ठीक है, 3,210 का कोई मे भी नहीं है, ठीक है, वो मिलेगा ही नहीं, कंफर्म नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। और जो हमें लग रहा है कि शायद ना मिले, जो कि परसेंटेज में एस्टिमेट करे कि 5% शायद पैसा हमें कम मिले, इसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन क्रिएट करने बोला है कितने का, 5% का। ठीक है, तो 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, किस पे करेंगे, डेटर पे करेंगे। तो डेटर पे करेंगे तो डेटर कम होगा, तो टू डेटर भी लिख सकते हैं, इसको भी टू डेटर लिख सकते हैं, या फिर टू पीवीडीडी। ठीक है, अब पीवीडीडी कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले टोटल डेटर कितना है, 1,43,210। इसमें से 3,210 कंफर्म है कि मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे पता ही है कि मुझे इतने में से इतना नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर प्रोविजन क्यों क्रिएट करें, क्योंकि ये थोड़ी ना डाउटफुल है, ये तो कंफर्म नहीं मिलेगा। तो फिर जैसे कि मुझे 100 रुपए मिलने वाले, मुझे पता है एक जन मुझे 10 रुपए देगा ही नहीं। ठीक है, और बाकी लोगों पे मुझे 5% डाउट है, बाकी टोटल
पे मुझे 5% आउट है, तो हम 100 पे 5% अगर बना देते हैं बाय मिस्टेक तो ये 55 रुपीज निकल के आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 90 पे 5% बनाते हैं तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है, ये 4.5 निकल के आएगा। ये ट्रू है, क्योंकि देखो मुझे जब पता ही है कि मुझे 10 रुपए नहीं मिलेगा तो इस पे हम प्रोविजन क्यों क्रिएट करें। मुझे इस पे प्रोविजन क्रिएट करना ही नहीं, मुझे तो कंफर्म पता है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे मेरा प्रोविजन गलत कैलकुलेट होगा। तो इंटू यहाँ पर कर लेंगे 5%। अब देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, तो 143210 माइनस 3210 मतलब 14 और 4 जीरो 7,000. अच्छा 7,000, ठीक है। तो ये हो गया 7,000। आगे देखते हैं, और कुछ था नहीं, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन का वो तो हमारा जो है इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे रिजर्व करते हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट ही है क्योंकि एप्रिसिएशन का वैल्यू काफी ज्यादा है, 68,200 और 95,600। 1,63,800। चलिए अब प्रॉफिट देखना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर देखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अल्फा बीटा का रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अल्फा बीटा का रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1। तो पहले प्रॉफिट देखेंगे और 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,63,800 माइनस 7,740 5,850 3,210 7,000 1,40,000, ठीक है। अब ये इक्वली होने से कितना कितना हो जाएगा, 77। ये बन गया हम लोग का रिवैल्यूएशन। इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो कोई भी लेजर ओपन करने से पहले देखेंगे कि कुछ ओपनिंग बैलेंस है या नहीं। बिल्कुल है, यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख बाई बैलेंस बीडी। इसके बाद क्या बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, एक तो जनरल रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, ठीक है, जिसमें कोई लाइबिलिटी था नहीं, तो पूरा का पूरा फंड और पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें होगा, जिन्होंने क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया, जिनका नाम कैपिटल में है, तो अल्फा और बीटा यानी कि ओल्ड फंड। तो बाई जनरल रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1,80,000 90 और 9 बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 1:1, ठीक है, 60,000। तो ये डिवाइड कर लेंगे 30,000। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो इधर ही आएगा, प्रॉफिट होने से इधर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जाके ऐड होगा। ऐड होने का मतलब कैपिटल क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होगा। वैसे भी एंट्री पढ़ के देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट या बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और क्या है,
जो नया पार्टनर है 1/6 के लिए आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो 2,50,000 का कैपिटल ला रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ये देखो बैंक वाला यहाँ लेजर है, तो बैंक टू बीटास कैपिटल, ठीक है, तो बाई बैंक हो जाएगा। बैंक टू बीटास कैपिटल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल का शेयर जो है 1,50,000, सॉरी 1 लाख बोल रहे, 3 लाख जो है गुडविल का शेयर, उसमें से बीटा को कितना लाना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद मुझे और भी दो चीज बनाना है क्वेश्चन में, एक बैंक अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो उतना जगह बचा के फिर हम बाकी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इतने जगह में आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, हम सिर्फ बैलेंस शीट लिख रहे हैं, शॉर्ट में तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। जब एग्जाम में करोगे तब लिख लेना बैलेंस शीट एज ऑन इतना आफ्टर एडमिशन ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके से। बैलेंस शीट बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग जो भी है वो निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हाफ हाफ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन हमें दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 3:1। 3:1 मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। तो सैक्रिफाइस या गेन जो भी होगा वो देखते हैं कितना हो रहा है। तो हाफ और 3/6, तो 3/6 का मतलब भी हाफ होता है, मतलब 0। एक्चुअली ए का पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहा। बी का देखो 1/2 माइनस 2/6, ठीक है। तो ये एलसीएम करने से 6 आएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1/6। तो 1/6 ये हो गया इसका सेक्रीफाइस। कैसे पता चला, मैंने बहुत बार बोला है, हम जैसे करते हैं कि इस तरीके से सोचते हैं कि ये देखो ये हाफ है, इसके आगे प्लस है, मेरा आंसर भी प्लस में है, यानी ये वाला डेटा बड़ा है। ये मैथमेटिकली सोच सकते हो। अदरवाइज हाफ मतलब 50% होता है, 2/6 1/3, 1/3 मतलब 33.33%, जो कि 50% से कम होता है। वैसे कर सकते हो, या तुम लोग को जैसा फॉर्मूला अगर लगा के करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर जो है वो गामा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, इसका मतलब पहले देखते हैं गामास मतलब जी शेयर ऑफ गुडविल वो कितना है। टोटल गुडविल है 3 लाख, उसमें से जी को कितना लाना पड़ेगा, 1/6। जितना वो प्रॉफिट शेयर करेगा उतना लाना पड़ेगा। 1/6 का मतलब होता है 50,000, और ये शेयर किसको मिलेगा, बीटा को मिलेगा, क्योंकि बीटा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये गुडविल वो कैश में ला रहा है, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री करेंगे। देख लो कैसे ला रहा है, कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बोला है कि गुडविल इन्होंने इतने में वैल्यू किया, मतलब और कुछ बोला नहीं। इसका मतलब फिर वो गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है, अगर लाएगा तो क्वेश्चन में जरूर बताएगा। जब ऐसा कोई वर्ड ही यूज नहीं हुआ, ना कोई ऐसा लैंग्वेज, ना कोई हिंट्स है, ओनली गुडविल का वैल्यू बता दिया, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल के थ्रू से होगा। तो जीज कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जी के अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, कितना, गुडविल का 50,000, मतलब वो जो पैसा लेके आए हैं ना कैपिटल के लिए 2,50,000, वहीं से 50,000 ले लिया जाएगा, और किसको दे दिया जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है यानी बीटा को दे दिया जाएगा, टू बीस कैपिटल। तो बीस कैपिटल हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब इसको पोस्ट करते हैं बाई जी टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई जी बोल के बीटा के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बीटा को मिल जाएगा 50,000, और यहाँ पर जो गामा है इसके अकाउंट से 50,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, और तो कुछ नहीं है इसमें, हमें इसको क्लोज कर देना है। ये कैपिटल है। तो देखो अल्फा पहले बिजनेस जब स्टार्ट किया था कितने से स्टार्ट किया, 3 लाख से, ठीक है। एडमिशन होने के कारण जनरल रिजर्व का 90,000 उसे मिला, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से 30,000 का हिस्सा उसे मिला, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से 70,000 उसे मिला। तो टोटल उसे 4,90,000 उसका कैपिटल अभी बन रहा है। मतलब नया जो बैलेंस शीट बनेगा, नया जो एग्रीमेंट होगा, उसमें उसका कैपिटल कितना दिखने वाला है, 4,90,000, ठीक है। तो टू बैलेंस सी डी
बैलेंसिंग फिगर 4,90,000 उसका कैपिटल दिखेगा। बीटा का देखते हैं, देखो बीटा का हो गया 30 और 70, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और यहाँ पर 50 और वहां भी 50, अगर मान लेते हैं 4,40,000 ठीक है। तो 4,40,000 जो है बीटा का कैपिटल बन रहा है। और गामा का 2,50,000 कैपिटल बनता, लेकिन वो गुडविल नहीं ला पाए, तो गुडविल का शेयर 50,000 उससे काट लिया जाएगा और उसका कैपिटल बन रहा है 2 लाख। क्लोजिंग में यहाँ पर 2,50,000। अब हमें इस क्वेश्चन में एक बैंक अकाउंट बनाने बोला है, तो बना लेंगे। तो बैंक अकाउंट कैसे बनता है, कोई भी लेजर का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो तो वो में पुट करना चाहिए। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 44,200, बोलो ये किधर लिखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में? 44,200 ये कहाँ लिखना चाहिए? कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता कि एसेट कैसे ब्रॉट डाउन होता है? डेबिट साइड। टू बैलेंस बीडी। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं पता है, ठीक है? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। कैसे नहीं पता है? ओके, 44,200। अच्छा, अब और बैंक में कोई एंट्री होगा, कैसे पता चलेगा? देखो ये लेजर बनाए हुए हैं, यहाँ देखो या फिर क्वेश्चन के तरफ देखो, कोई भी बैंक का एंट्री हो सकता है। चलो लेजर से ही मिल जाएगा, इतना हम बोल देते हैं। दो जो लेजर बना है, एक जो कैपिटल रिवैल्यूएशन, वहीं पर चेक करो कि बैंक का कोई एंट्री हो रहा है। टू जीस कैपिटल। बैंक जो है 2G कैपिटल होगा, क्योंकि जी ने पैसा लाया है, ठीक है। जी अपना पेमेंट लाया है कैपिटल के टूवर्ड्स, तो जी का कैपिटल का एंट्री। तो लिखेंगे 2G कैपिटल। अच्छा, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 जो है पैसा आया जी के कैपिटल के थ्रू से, पहले से इनके पास पड़ा हुआ था 44,200, ठीक है। और तो कुछ नहीं है बैंक का एंट्री, तो फिर इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने से कितना हो जाएगा? 2,94,000, ठीक है। और इधर भी लिखेंगे 2,94,000। लेजर का क्लोज है, और इधर कितना लिखे, कैसे लिखेंगे इसको? बाई साइड है, बाई क्या लिखना पड़ता है? 2,94,200। 2,94,000, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया बैंक का, बस इतना सा ही बैंक अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं, जो है वही बनेगा। तो ये कंप्लीट होता है बैंक अकाउंट। अब एसेट, एसेट का हम लोग यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग में एप्रिसिएशन बोला था, ठीक है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पहले कितने का था, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग पहले था 4,78,000, और उसमें कितने का एप्रिसिएशन हुआ, कहाँ मिलेगा, कहाँ देखने से मिलेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से बढ़ा है? 95,600। अब ऐड करके देखो कितना होता है, 95,600। 5,73,600। 5,73,600, ठीक है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 3,41,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी था 3,41,000 का। अब इसमें कोई चेंजेस हुआ था, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 68,200 से एप्रिशिएट हुआ था, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा 68,200। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा? 9, 4,09,200। 4,09,200। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर पहले था 55,850 का, इसमें कम किया गया था 5,850 से शायद। हाँ, 5,850 से कम हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 50,000।
ऑफिस फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री, इसको भी कम कर दिया गया है। कितने से कम हुआ था? आई थिंक 7740, ऐसा ही था। हाँ 7740। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। वन लाख 43,210। अच्छा, 1,43,210, इससे लेस क्या हो जाएगा? बैड डेट। फिर लेस क्या करना है? पीवीडी। कितना क्रिएट हुआ था? 7। तो कितना आ जाएगा? 33,000। और बैंक, इसके बाद बैंक ही है। बैंक 44,200 था, बैंक का कितना लिखेंगे? बैंक अभी अभी अकाउंट बनाया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,94,200, वही लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग ऐड करके लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाया गया था तो उसी को देख के लिख लेंगे। अच्छा, अब इधर लाइबिलिटी साइड में क्या क्या लिखना है? लाइबिलिटी साइड में अल्फा बीटा गामा तीनों का कैपिटल, जनरल रिजर्व चला गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड चला गया, टर्म लोन और ट्रेड पेबल। ठीक है, तो कैपिटल अल्फा बीटा और गामा। टर्म लोन फ्रॉम IDFC बैंक, ट्रेड 1,22,000 to 2,70,000। अल्फा बीटा गामा, तो इनका कैपिटल है 4,90,000, 4,40,000 और 2,00,000। 4,90,000, 4,40,000 और 2,00,000। देखते हैं टोटल कितना। 4,90,000 प्लस 4,40,000 और 2,00,000, मतलब 6,40,000 प्लस 2,78,000 प्लस 1,00,000, 15,30,000। और इधर का -4,09,200, 50,000, 70,000, 1,33,000 और 2,94,200। ठीक है, मैच हो रहा है। 15,30,000। तो ये बन गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 11 जो बाकी थी। बन गया इलास्ट्रेशन 11। ठीक है, स्पेशल वैसा कुछ था नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एक नया देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी उसमें भी कुछ खास ट्रीटमेंट दिया नहीं। बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला, जो भी छोटा सा था, ज्यादा कुछ उसमें ट्रीटमेंट था नहीं। ये एमसीक्यू करेंगे, लास्ट में कर लेते हैं एमसीक्यू। पहले 2 क्वेश्चन है, वो करने के बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी करेंगे, ट्रू फॉल्स भी करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर। यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वेर इक्वल पार्टनर ऑन Jan 1, 2022। तो ये बैलेंस शीट दिया है, कैश, स्टेटस, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल। दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम a 1/4 share in future profit
ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो डी को पार्टनरशिप में लेना है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। डी शुड ब्रिंग इन 6,000 फॉर गुडविल एंड 10,000 कैपिटल। तो डी क्या लेके आएगा, गुडविल के लिए लेके आ रहा है 6,000, मतलब गुडविल के लिए क्या आ रहा है, और कैपिटल के लिए 10,000 ला रहा है। 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। हाफ गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन करेंगे। स्टॉक एंड फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। एक सेकंड। अनम्यूट हो जा रहा है शायद किसी का बार बार, ठीक है। म्यूट रखो, नहीं तो ना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सारा आवाज। तुम लोग भी कभी देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर यहाँ पर देखो बोल रहा है 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, स्टॉक एंड फर्नीचर बी depreciated by 10%, a liability of 1,300 be created against bills discounted, the building be valued at 40,000, the values of liabilities and asset other than cash are not to be altered, ठीक है। Give the necessary entries to give effect to the above arrangement, prepare revaluation account and opening balance sheet of the firm as newly constituted, ठीक है। तो हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने बोला है। गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला है कि द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। लाइबिलिटीज और एसेट में कैश के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू को इनको ऑल्टर नहीं करना है। तो फिर जो रिवैल्यूएशन बनेगा वो कौन सा रिवैल्यूएशन बनेगा, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। हाँ। ये हम लोगों ने जो है एडमिशन का शायद सेकेंड क्लास, ही मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम बोल नहीं सकते सेकेंड क्लास की, हम बोल देंगे फिर गलत हो जाएगा। मुझे याद नहीं कौन से क्लास में, बट ये हम लोगों ने किया है, ठीक है। अगर पहले किसी का क्लास मिस है देखोगे तो समझ जाओगे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 बार रिवैल्यूएशन करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हम लोग कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, पहला बात है कि जब ऐसा हमें बोलेगा कि एसेट लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड भी करना है और ये भी बोलेगा साथ ही साथ कि वैल्यूज को हमें एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं और उसमें रिवैल्यूएशन 2 बार होता है, ठीक है। कैसे होता है, एक बार हम लोग रिवैल्यूएशन जैसे करते वैसे करेंगे और उसके बाद उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट देंगे, ठीक है। तो हम अभी बताते हैं, देखो अभी करने से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो। सबसे पहले सिंपल रिवैल्यूएशन ही होगा जैसे होता है, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन का रूल्स है वैसे ही होगा। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पॉइंट 1 से ही स्टार्ट है सारे क्वेश्चन। स्टॉक एंड फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है, तो डिप्रिशिएट करने से वैल्यू कम होगा, टू फर्नीचर टू स्टॉक, तो 10% से डिप्रिशिएट होगा। तो 10% का मतलब स्टॉक एंड फर्नीचर ये रहा 12,000 और 5,000, तो कम करो 5,000 को भी 10% से और 12,000 को भी 10% से, 500 और 1200, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। फिर बोल रहा है कि लाइबिलिटी
1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड के अगेंस्ट में 1300 का लाइबिलिटी क्रिएट करना। इसका मतलब क्या होता है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करोगे जिन्होंने नहीं किया है, या फिर कभी 11 में होता है अगर किए हो, तो बिल्स जो है कैसे ड्रॉ होता है, अगर हम लोग मान लो हम लोग सेलर है, ठीक है, हम लोग किसी को कुछ भी गुड्स बेच रहे हैं, अब वो जो है हमारा जो परचेजर है यानी जो कस्टमर है वो हमसे काफी टाइम के लिए जो है उधार मांग रहा है कि हम 2 महीने बाद पैसे देंगे कि 3 महीने, और हमें ऐसा लग रहा है कि क्या पता वो पैसा दे ना दे, ऐसा तो होता है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, उनपे एक बिल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बिल जो है वो एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम लोग बिल ड्रॉ करेंगे तो बिल में ये लिखेंगे कि इस पर्सन को इतने तारीख को ये चीज हम लोग ने इतने पैसे में बेचा, और उन्होंने बोला है 2 मंथ्स बाद ये पैसा मुझे दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि कल अगर वो इंसान अपना पेमेंट ना करे या नहीं करेगा, ऐसा कोई बदमाशी करे, तो हमारे पास प्रूफ होता है कि हम लोग कोर्ट तक जा सकते हैं कि भाई हाँ ये देखो मैंने ये बेचा था, मेरे पास प्रूफ है कि इसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, और उससे साइन करवाना पड़ता है। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके पास बिल्स पेबल होता है। इसीलिए तुम लोग बैलेंस शीट में देखोगे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल इस तरीके का चीज होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब बिल्स रिसीवेबल का बिल्स रिसीवेबल को मैच्योर करने का 4 टाइप्स ऑफ इंसिडेंट हो सकता है। अब सारे टाइप्स तो अभी बोल नहीं सकते, हम एक चीज बता देते हैं। जैसे अब किसी ने बोला कि हम 2 महीने बाद पैसे देंगे, ठीक है, तो उसने बेच दिया, मान लो मैंने बेच दिया एक मोबाइल बेच दिया, बोला 2 महीने बाद, जिसको बेचा वो बोला 2 महीने बाद पैसा देगा, लेकिन इन द मीन टाइम मुझे पैसे का जरूरत है, ठीक है। अब हम उससे तो मांग नहीं सकते क्योंकि उसने तो बोला है 2 महीने बाद दिया, और मैंने हाँ भी बोला था इस बात के लिए, तो अब जबरदस्ती उससे पैसा तो मांग नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बिल लेके बैंक में जा सकते हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को लेके बैंक वाले को वो डॉक्यूमेंट जमा दे सकते हैं। मान लो मोबाइल था 50,000 का, ठीक है, ये मैंने बिल लिया, ठीक है, बिल लिया और हम चले गए बैंक के पास, ठीक है, ये बिल हाथ में लेके चले गए हैं बैंक के पास, बैंक को ये बिल जमा दे दिया, ठीक है। तो बैंक वाले ने बोला कि क्या करें इसका, तो हम ये बोलेंगे कि ये बिल रख लीजिए और मुझे ये देखिए 50,000 मुझे मिलेगा, किससे मिलेगा, ये जो मैंने इनको बेचा है, ठीक है, ये मेरे डेटर यानी कस्टमर है, मैंने इनको एक मोबाइल बेचा, इन्होंने बोला 2 मंथ्स बाद पैसा दे देंगे, मुझे ना अभी पैसे का बहुत जरूरत है, आप मुझे 50,000 दे दीजिए, आप बाद में इससे कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बैंक बोलेगा हम कैसे ही बैठे हैं तुम्हारे काम करने के लिए, हाँ इसमें मेरा क्या फायदा मीडिएटर बन के। तो एक्चुअली क्या होता है, बैंक 50,000 का 50,000 देगा नहीं, बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको 48,000 दे देते हैं, आप 48,000 लेके संतुष्ट हो जाओ, ठीक है, आपको पैसे का जरूरत है ना, 48,000 लेके संतुष्ट हो जाओ, मुझे ये बिल दे दो, हम ये पैसा 2 महीने बाद इनसे ले लेंगे, ठीक है, 50,000। तो इसमें बैंक का कितने का फायदा हो गया, 2,000 का। इसको बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना, ठीक है। अब इसके आगे का स्टोरी जरूरत तो है नहीं, फिर भी सुन लो। अगर 2 मंथ्स बाद इन्होंने बैंक में पैसा एक्चुअली ये बोल देंगे कि पैसा मुझे मत दो, बैंक वाले को दे देना 2 महीने बाद। अगर ये 2 महीने बाद बैंक वाले को पैसा दे देते तब तो ठीक है, इसको अपने टाइम पे 40 इसका लॉस है। अब अगर सोच रहे हो कि इसका तो फिर 2,000 का लॉस है, हाँ आप जरूरत पे अगर आगे मतलब ज्यादा जरूरत है तो फिर डिस्काउंट वगैरह तो करना पड़ेगा। जैसे अगर पैसे का बहुत जरूरत होता है तो हम लोग लोन लेते हैं, तो लोन में तो हमारा लॉस ही तो है, हमें ईएमआई में तो इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा होता तो लोन लेने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी चीज नो कॉस्ट ईएमआई का बात नहीं करें, नॉर्मली लोन वगैरह नो कॉस्ट ईएमआई में नहीं होता है, आजकल प्रोडक्ट वगैरह होता है कुछ नो कॉस्ट ईएमआई में, बहुत सारे कंपनीज जो है वो बेचते हैं कि कोई कॉस्ट नहीं लगेगा यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दीजिए। लेकिन कॉस्ट वाला भी ईएमआई होता है, तो उसमें तो हमारा पैसा ज्यादा लग जाता है ना। अब अगर ये बाई चांस ये पैसा दे दिए तब तो बात खत्म, ठीक है, इनका 2,000 का लॉस, बट इनको इमीडिएटली टाइम पे पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन लेकिन अगर ये जो डेटर है ये पैसा नहीं दिए, 2 मंथ्स बाद हो सकता है नहीं दिया, बोला कि मेरे पास नहीं है, तब क्या होगा, तब बैंक वाला इनको फोन करेगा यानी मुझे फोन करेगा, फोन करके बोलेगा आपका डेटा जो है वो पैसा नहीं देने वाला, अब आप भरो पैसा, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना 2 मंथ्स बाद 50,000 चाहिए था, तो अब मुझे ये 50,000 भरना पड़ेगा, तो मेरा तो और लॉस हुआ। हाँ लॉस तो होगा ही, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, फिर इसको जाके बोलना पड़ेगा भाई पैसा क्यों नहीं दिए, दो, ठीक है, अब मुझे इससे जो भी है पूछताछ करना है, कैसे भी करके मेरा पैसा निकलवाना पड़ेगा, लेकिन बैंक वाला मानेगा नहीं, वो पैसा लेके ही जो है बात खत्म करेगा 2 मंथ्स बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो,
यहाँ जो दिया हुआ है ना जो बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड क्या है, लाइबिलिटी ऑफ 1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड। अब ये लाइबिलिटी क्रिएट हुआ ना, अब इसने पैसा नहीं दिया 2 मंथ्स बाद, तो मुझे अपने पॉकेट से 50,000 भरना पड़ा। ऐसे सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्स डिस्काउंटेड, ऐसे बिल को डिस्काउंटेड बिल्स बोलते हैं, इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं 1300। तो हम लोगों ने 1300 का लाइबिलिटी क्रिएट किया। क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई लाइबिलिटी इस नाम का क्रिएटेड था? बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा तो लाइबिलिटी बढ़ने से लॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंट। 1300, ठीक है। फिर और क्या है, और तो कुछ मुझे दिख रहा है नहीं, और देख लो, बिल्डिंग रिवैल्यूड, अच्छा बिल्डिंग रिवैल्यूड बोला है 40,000 पे रिवैल्यू होना चाहिए, बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग था 25,000 का, अच्छा तो 40,000 हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 15,000 से, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, देख लेते हैं। 6 नंबर तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को बता रहे हैं, 5th नंबर कर चुके, 4th कर चुके, 3rd कर चुके, ठीक है। अच्छा, अब हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग रिवैल्यूएशन जैसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन करते वैसे ही करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ लिख दिया 15,000, यहाँ लिख दिया 15,000, इसमें प्रॉफिट चेक करेंगे 1300, देखो कितना हो रहा है, तुम लोग भी बताओ। 3,000 मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कितना हो जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, एबीसी इक्वल पार्टनर थे तो 1/3 करके देखो कितना होगा, 4,000, ठीक है। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, मुझे बिल्डिंग का वैल्यू इतने से बढ़ाना भी है और नहीं भी बढ़ाना है, मतलब मुझे बिल्डिंग को 40,000 ही रखना है जो है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग जो है 25 है, मुझे 25 ही रखना है, लेकिन मैंने अभी अभी बिल्डिंग को बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया है, 15 से। तो मुझे अगर एज इट इज रखना है तो बिल्डिंग 25 का था, मैंने उसको 15 से अभी भी बढ़ाया, लेकिन मुझे अगर 25 ही रखना है तो मुझे इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, टू बिल्डिंग अकाउंट। -15,000 करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग का ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो मैंने 15,000 से बिल्डिंग को डेबिट किया था। अब कम करने का मतलब, कॉमर्स में तो अब प्लस और माइनस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इसमें हम लोग 15,000 से बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे, यानी टू बिल्डिंग अकाउंट करेंगे, यानी जस्ट ऑपोजिट रिवैल्यूएशन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्डिंग, जस्ट देख देख के लिखने से ही हो जाएगा। फर्नीचर में भी सेम कंसेप्ट, फर्नीचर 500, टॉप 1200, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंट 1300। अब क्योंकि इधर प्रॉफिट आया था तो ऑब्वियसली इधर लॉस दिखेगा, ए बी सी और डी, तो 12,000 का प्रॉफिट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, फर्स्ट बार जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड सेकेंड टाइम जब रिवैल्यूएशन होता है तो सभी पार्टनर में इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं पता कि ये आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा।
कुछ बोला है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ बोला है, बट यहाँ पर ये बोला है कि 1/4 के लिए डी आ रहा है, ठीक है, तो डी का तो 1/4 मतलब 3000, बाकी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेज खत्म नहीं होगा। निकालते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कितना है। इसके बाद हमें एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और कुछ करने बोला था, चेक करते हैं पहले, उतना जगह रखेंगे ना। अच्छा, एंट्री पास करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, तो बैलेंस शीट और उसके आगे हमें एंट्रीज भी करना था, तो मैंने तो एंट्रीज किया ही नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी कर लेंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो एंट्री करते हैं यहाँ पर। एंट्री पहले बोला था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, एंट्री करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डी 6000 कैश ला रहा है, तो बोलो क्या एंट्री होगा? कैश टू डीज कैपिटल। कैश टू डीज कैपिटल, कैश टू डीज कैपिटल, नैरेशन हम नहीं लिख रहे, ठीक है, कैश टू डीज कैपिटल 6000। अच्छा, उसके बाद ओ कैश ला रहा है 10,000, सॉरी, ये गुडविल ला रहा है, ठीक है। तो गुडविल का जो ला रहा है 6000, उसका एंट्री क्या होगा? ब्रिंग इन रुपीज 6,000 फॉर गुडविल, मतलब कैश में ला रहा है, तो क्या एंट्री होगा? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। उसके लिए भी वही वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो बनाने के लिए अभी मैंने सोचा था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सैक्रिफाइसिंग है, होने से मैक्सिमम 3 होंगे या 2 होंगे, तो मैंने 3 के लिए जगह रखा है, अगर 2 होगा तो 2 का नाम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है कि 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर लोगों ने गुडविल का हाफ विथड्रॉन किया है, तो उसका एंट्री क्या होगा बोलो? जितना गुडविल है उसका 1/2, पहले तो बोलो 1/2 कितना होता है? 1/2 थ्री मतलब आधा। थाउजेंड 3000, तो 3000 अगर कोई ड्रॉ कर रहा है तो 6000 तो कैश के फॉर्म में है, तो 6000 से अगर 3000 ड्रॉ हो रहा है, कौन कर रहा है? पार्टनर लोग, ठीक है। कौन पार्टनर कर सकेगा? जिनको मिला था वही ड्रॉ कर सकते हैं, तो बोलो क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, तो जितने भी पार्टनर जिनका भी होगा, मतलब डेबिट, वो 3 हो सकता है मैक्सिमम, तो हम 3 लाइन का जगह रख के यहाँ पर लिखते हैं टू कैश। कितना विथड्रॉन कर सकते हैं? 3000, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में। उसके बाद सारा का सारा रिवैल्यूएशन का डेटा दिया हुआ है, तो चलो रिवैल्यूएशन लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन सबसे पहले मेमोरेंडम नाम से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेमोरेंडम बनाए, तो हम मेमो रिवैल्यूएशन लिख रहे हैं। मेमो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट बुक हुआ, कितना कितना था बता सकते हैं? 12,000 आया था। 4,000, 4,000, 4,000, तो ये हो जाएगा 12,000। और एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ था, ठीक है, सेकेंड टाइम जब रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये तो होगा ही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, एक बार लॉस होने से दूसरा बार प्रॉफिट, पहले बार प्रॉफिट होने से दूसरे बार लॉस, ऐसे। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा? 12,000, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनने से बाकी सारी चीज खुद ब खुद रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया ABCD, ठीक है। ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और जो न्यू रेशियो है वो है हम लोग का डी 1/4 के लिए आ रहा है, तो फिर डी के आने के बाद कितना प्रॉफिट रहेगा? तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर डीज एडमिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रह रहा है? 1 - 1/4, यानी कि
3/4, और ये 3/4 किन को मिलेगा? ABC को। कैसे मिलेगा? जैसे पहले मिलता था, क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि कैसे मिलेगा। ठीक है, तो 1/4, 3/4 इंटू 1/3, अगेन 1/4, और 3/4 इंटू 1/3, अगेन 1/4। मतलब अगर देखा जाए तो उसके बाद भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहा, 1/4, 1/4, 1/4, यानी 1:1:1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को पहले कंप्लीट कर ले। तो 1/4 करके होने से कितना होगा रिवैल्यूएशन का लॉस? 3000। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का कंप्लीट हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, 3000 करके लिख लिया हम लोग ने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बोलो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, बता सकते हो? देखो तीनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे ABC। कैसे? अगर 1/4 का परसेंटेज बोलो, बोलो तो 1/4 मतलब कितना परसेंट? 25%. और 1/3 मतलब? जैसे 1/4 निकाला वैसे ही तो 1/3 भी निकालना चाहिए। अगर 30. 1/4, हाँ 33.333%, तो पहले 33.33 मिल रहा था, अगर अभी 1/4 मिल रहा है तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस हुआ है। या फिर ऐसे माइनस करके देख सकते हैं, 1/12, सभी का 1/12 आएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि सब डेटा इक्वल है तो सभी का 1/12 आएगा। तो मुझे बोलो कितना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1:1. 1:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:1। तो सबसे पहले ये एंट्री A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल। अगर 1:1:1 होगा तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सबके हिस्से में कितना कितना जाएगा? 2000. 2000, 2000, 2000। और जब ये लोग विथड्रॉन कर रहे हैं तो फिर कितना कितना विथड्रॉन होगा? टोटल में आधा, मतलब सभी अपने हिस्से का आधा आधा कर रहे हैं, तो इनका कैपिटल डेबिट होगा, तो कितने से होगा? 1000. हाँ, तो ईच पार्टनर्स का भी 1000 करके जो है कम हो जाएगा। ठीक है, विथड्रॉन कर रहे हैं तो ये अपने अकाउंट से 1000 निकालेंगे, 1000 और 1000। ठीक है, देखो एंट्री जो भी हमें चाहिए था, एंट्री सारा ही बन गया। ठीक है, क्या क्या एंट्री किया हम लोगों ने, हम एक बार चेक कर लेते हैं। कैश टू डीज कैपिटल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये 2 के बाद ये 3 होगा, ये गलती से नहीं, ये 4 होगा, ये 5, ये 6। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस शीट बचा है, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर देखते हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, तो कैश पहले लिखेंगे कैश। ठीक है, तो कैश पहले से इनके पास 1000 रुपीज का कैश था, और बोलो कैश में क्या ट्रीटमेंट दिखाएं? कैसे पता करोगे? एंट्री देखो, पहले 10,000 ऐड कैश अकाउंट डेबिट, तो करो 10,000 ऐड, फिर 6,000 ऐड करो, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या होगा? लेस हो जाएगा 3,000, बस कैश का यही ट्रांजैक्शन है। तो कितना हो जाएगा? 16, 17 माइनस 3, 14,000। अच्छा, कैश के बाद डेटर, बोलो डेटर कितना लिखेंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की है तो डेटर कितना लिखना चाहिए? वैसे डेटर में तो कुछ चेंजेस हुआ भी नहीं था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो या जैसा भी रिवैल्यूएशन हो, डेटर में कोई चेंजेस हमें बोला ही नहीं था। हमारे रिवैल्यूएशन का चेंजेस कौन कौन से डेटा के रिगार्डिंग था? फर्नीचर स्टॉक और बिल्स फॉर डिस्काउंटेड और एक बिल्डिंग, बस, और किसी तरीके का रिवॉल्यूशन था भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर
डेटर एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस वैसे भी नहीं है, 10,000। स्टॉक, अरे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, बैलेंस शीट कैसे बनेगा? 12,000। स्टॉक जैसा है स्टॉक वैसा ही रहेगा, फर्नीचर जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि जितना ऐड हुआ है, मान लो स्टॉक में अगर कुछ ऐड हुआ था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, स्टॉक में 1200 कम हुआ था, फिर 1200 बढ़ गया, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जीरो रहा, तो हमें जीरो ही तो रखना है। क्वेश्चन में तो बोला है कि इम्पैक्ट हमें एज इट इज रखना है सिवाय कैश के, ठीक है। तो फिर यहाँ पर स्टॉक एज इट इज रहेगा। फर्नीचर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, देख देख के बस वैल्यूज को लिख दो नाम के साथ साथ, ठीक है। फर्नीचर रिवैल्यूएशन बोले ना बोले एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्नीचर का शायद बोला था, बोलने से भी एज इट इज, बिल्डिंग का भी बोला था तो बिल्डिंग भी एज इट इज रहेगा। बिल्डिंग बढ़ाने के लिए बोला था तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के कारण बढ़ा भी घटा भी, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 1000। अब इसका एंट्री टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 54,000 टोटल था, कैश 1000 लेके, तो हम यहाँ से कैश 1000 एक बार एलिमिनेट करते तो 53,000, और अभी कैश का 14,000, तो 53 और 14 हम इस तरीके से कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो अब एक एक करके ऐड कर लेना, 67,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल। कैपिटल लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है, बीपी और क्रेडिटर। तो बीपी 3000, क्रेडिटर 6000, बीपी क्रेडिट, बीपी 3000, क्रेडिटर 6000, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल जो है उसको कैसे करके एडजस्ट करोगे, सिंपल जर्नल एंट्री देख के एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कैपिटल ए का पहले कितना था, कैपिटल था 20, 15 और 10, 20, 15 और 10,000। अब कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट एंट्री देखते हुए, टू डी कैपिटल, तो डी के कैपिटल में क्रेडिट होगा कितना, 10,000, तो यहाँ पर लिख दिया 10,000, डी के कैपिटल में 10,000। अच्छा, फिर कैश टू प्रीमियम, यहाँ कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं, प्रीमियम टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल 2,000 करके है, तो ये सारे 2,000 सभी पार्टनर ए बी सी तीनों पार्टनर में ये 2,000 क्या करना है, ऐड की लेस क्रेडिट हुआ है। भगवान, देखो पार्टनरशिप एडमिशन कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, देखते देखते पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी तुम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं बोल पाओगे तो कैसे चलेगा। क्या करें, क्रेडिट। हाँ तो ऐड करना है कि लेस करना है, वही तो पूछ रही हूँ। क्रेडिट तो है ऐड। ही, ऐड होगी। एबीसी यहाँ पर क्रेडिट, अच्छा फिर यहाँ से ए बी और सी ये 1,000 करके डेबिट हुआ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डेबिट होने से माइनस। मैंने तो एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया था तुम लोग को, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड। आजकल ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ता है, चाहो या ना चाहो, बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो वहां पर ये कम से कम ये एग्जांपल याद रख के तो कर सकते हो। फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का 4,000 4,000 4,000 क्रेडिट हुआ तो ऐड होगा, और यहाँ पर 3,000 3,000 3,000 डेबिट हुआ तो लेस होगा। और डी का भी यहाँ पर 3,000 लेस होगा, तो डी का कैपिटल बन रहा है 7,000, और बाकियों का चेक करते हैं। 10 प्लस 2 12, 12 माइनस यहाँ पर 12 और 4 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12, 15 16 17 17, ये हो गया 4 माइनस 3, मतलब 1,000 1,000 कैंसिल आउट, तो मतलब 17,000। अच्छा, फिर यहाँ पर 2,000 माइनस 1,000 1,000 1,000 4 5,000 5,000 माइनस 3 2,000 22,000। चेक करते हैं कितना आएगा, 22 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 9,
67,000 तो बन गए। ये सेम चीज हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां भी दिखेगा, अगर बिल्कुल नहीं कर पाते हो तो कैपिटल अकाउंट बना के कर लेना, तब हो जाएगा रफ में बना के। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 60:40। द फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2022 was as follows. कैपिटल अकाउंट गोपाल गोविंद, लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट और लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1/4/2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ बिजनेस में मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है, तो ये लोग चाहते हैं कि किसी एक पार्टनर को एडमिट करे, वो आएगा तो पैसा वैसा लाएगा ना कैपिटल का, तो फिर फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग होंगे। तो एक्चुअली पार्टनर को इसी वजह से ही लिया जाता है, अदरवाइज पार्टनर लेते हैं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, तो फिर इस वजह से पार्टनर को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर क्या बोला है, गुरु को कितना प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा, 40%। तो मैंने परसेंटेज इसीलिए बार बार तुम लोग को बोला है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में देगा। 40% मतलब कितना बोल सकते हो फ्रैक्शन में? 40/100। मतलब 2/5, 2/5। ठीक है। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल, तो कैपिटल के लिए कैश ला रहे हैं 1 लाख। इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुरु को जो शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा वो कैश में लाना पड़ेगा, बट गुडविल का वैल्यू यहाँ पर हमें बोला नहीं है कि कितना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2 years परचेज ऑफ, मतलब 2 years परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो रहा है, 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट निकालना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 years ऑफ परचेज। तो जो मैंने गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाया, जिन्होंने वो क्लास नहीं हुआ था जिनका, ठीक है, तो एक बार जरूर करो, वहां पर मैंने सारे मेथड्स एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बताए हुए हैं। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द पार्टनर विल नॉट विथड्रॉन देयर शेयर ऑफ गुडविल नॉर विल द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कोई भी पार्टनर गुडविल का शेयर विथड्रॉन भी नहीं करने वाला, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाएगा भी नहीं। वो मैंने बार बार बोला है, AS 26 मना कर रखा है कि खुद के वैल्यू किए गए गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। अब बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years वेयर एज फॉलोज। प्रीवियस 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालने बोल रहे हैं ना, तो प्रीवियस 3 years का प्रॉफिट हमें दिया है। कैसे दिया है? 31st March 20 का इतना, 31st March 21 का लॉस है, और यहाँ पर 31st March 22 का इतना है, लेकिन ये ब्रैकेट में कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें देख लेना है कि ये इंक्लूड दिस 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 अमाउंट बोला है, ये इंक्लूड होगा कि नहीं भी होगा। मतलब हमें प्रॉफिट को क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर एडजस्ट सही तरीके से नहीं किया हुआ। इट वॉज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट 31st March एज फॉलोज। अब रिवैल्यूशन भी किया जाएगा एसेट का कुछ इस तरीके से। पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन, हमें जर्नल एंट्री पास करना है, गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब सभी बना के देना है बेसिकली। तो गुडविल का कैलकुलेशन हमें दिखाना पड़ेगा, तो सबसे पहले वही दिखाएंगे, देन एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 31st March 20, 3 years का गुडविल, 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसे हमें सही कर लेना है। ठीक है, सही अगर नहीं है तो, सही नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर काफी सारा चीज तुम लोग को ब्रैकेट में दिखेगा। ठीक है, तो हम पूछ लेंगे तुम लोगों से। प्रॉफिट गिवन है हम लोग का कुछ इतना 2081,05,000। 80 लॉस बोला है, इसीलिए हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। 80 लॉस बोला इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा अब देखो, हम इतना बता देते जिन्होंने मानो गुडविल का क्लास नहीं किया है। ठीक है,
अगर पहले कभी किया है तो वो तो याद होगा ही, हम फिर भी एक बार बता देते, किया हो किसी ने भी या नहीं किया हो। हमें यहाँ पर गुडविल वैल्यू करने के लिए सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट। और बिजनेस प्रॉफिट का मतलब रोजाना बिजनेस से जो हमारे पास इनकम जनरेट होता है उसको मानेंगे, ठीक है। जैसे मेरा काम है पढ़ा के जो है हम अर्निंग करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, बैंक में एक एफडी कर लिया, उससे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मेरा डे टू डे का बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो उससे आया गया इनकम को हम, मुझे अगर मेरे बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना है तो वो हम एड ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लो मेरा एक लैपटॉप बेच दिया, पुराना हो गया, नया खरीदेंगे, तो अब लैपटॉप बेच के मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रॉफिट मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ा के अर्निंग करना, ठीक है। तो प्योरली बिजनेस का प्रॉफिट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट मैंने लिख लिया है 20 का 2000, बोल रहा है इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट ऑफ 40,000। तो इन्होंने कोई इंश्योरेंस कर रखा होगा इस पार्टनरशिप फर्म ने, जिससे इन्हें 40,000 क्लेम रिसीव हुआ। तो बोलो क्या ये बिजनेस का इनकम है? अरे बोलो, क्या ये बिजनेस का इनकम है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म इंश्योरेंस बेचने का काम करता है? No. तो अगर ये बिजनेस इनकम नहीं है तो इसमें अगर ये इंक्लूडेड है तो इसके वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा है? अगर मेरा इनकम इंक्लूडेड है तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुडविल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सही तरीके से। तो हम यहाँ से ये 40,000 हटा देंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। फिर सेकेंड देखो, बोल रहा है कि 80,000 जो लॉस है उसमें इंक्लूड हो रहा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। अब ये क्या होता है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि रिटायरमेंट का वक्त नहीं आया, उसके पहले ही अगर कोई अपने मन से रिटायरमेंट ले ले तो उसको कंपनी कंपेंसेशन देती है, जो कि 1,10,000। अब बोलो क्या ये बिजनेस का डे टू डे का एक्सपेंसेस है? मतलब जैसे इनकम में डे टू डे देखते हैं, एक्सपेंसेस में भी देखना पड़ेगा। क्या ये बिजनेस का रेगुलर खर्चा है, या फिर कभी कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेगा तो खर्चा होगा? बोलो, क्या ये बिजनेस का डे डे टू डे का खर्चा है, या फिर ये कभी कभार होने वाला खर्चा है? टू डे इनकम नहीं है। पहला बात है ये इनकम है ही नहीं। वॉलेंटरी कंपेंसेशन का मतलब होता है जैसे पेंशन दिया जाता है ना, तो पेंशन देना कंपनी का इनकम नहीं होता, एक्सपेंस होता है। ग्रेचुइटी मिलता है लोगों को, ग्रेचुइटी देना कंपनी के लिए इनकम नहीं, एक्सपेंसिव होता है। वैसे ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट, कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो कंपेंसेशन मिल रहा है, ये एक्सपेंस है, पहला बात, इनकम नहीं है। और ये डे टू डे का नहीं है, ठीक है, ये डे टू डे का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा कभी कभार होने वाला एक्सपेंसेस है। तो अगर 80,000 के लॉस में ये 1,10,000 का हम लोगों ने एक्सपेंस दिखा रखा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा कि कम? तो मुझे एक चीज बोलो, तो अगर मेरा यहाँ पर मान लो समथिंग कुछ भी प्रॉफिट आ रखा था, ठीक है, मैंने यहाँ पर वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन बोल के एक्सपेंस 1,10,000 दिखा दिया, तो मेरा यहाँ का जो भी प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस दिखाने के मतलब, एक्सपेंस दिखाने से प्रॉफिट कम होता है कि ज्यादा होता है, ये बोलने में इतना वक्त क्यों लगेगा? नहीं पता मुझे, क्योंकि इसके कम पहले मुझे। हाँ बोलो। कम हो जाता है। कम हो रहा है तो फिर मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही है, कम हो गया है, तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ ভগবান, Yes. লেস করলে তো আরো তুমি তো লেসই তো করেছো। লেস করে দেবো, এক্সপেন্সে তো অলরেডি লেস হয়েইছে। আমার কাছে একটা 100 টাকা ছিল, আমি ভুল করে 10 টাকা খরচা দেখিয়ে বলছি আমার কাছে 90 টাকা পড়ে আছে। এবার আমাকে এটা ঠিক করতে হবে, তাহলে আমি যদি এখানে আরো 10 টাকা লেস করি তাহলে তো আমার 80 টাকা হবে। बोलो, बाकी लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्या बोलूं। ऐड होगा।
और फिर यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्लूड प्रॉफिट और 25,000 ऑन द सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के 25,000 का प्रॉफिट हुआ था वो इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो बोलो, पहले बोलो इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ था 25,000, वो इंक्लूड किया है, पहले बोलो इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गुडविल निकालने के लिए? मैंने एग्जांपल दिया नहीं था होना अभी, देखो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे मैंने अपने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, लैपटॉप बेचा प्रॉफिट, हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस में ये भी प्रॉफिट जोड़ लो, ऐसे कैसे जोड़ ले? मेरा काम थोड़ी ना है लैपटॉप बेचना, ठीक है। तो इन्होंने एसेट बेचा, ठीक है बेच सकते हैं, मेरा लैपटॉप पुराना हो गया हम बेच सकते, क्यों नहीं बेच सकते? लेकिन वो उससे जो इनकम होगा वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है। तो मुझे बिजनेस इनकम लेना है, क्यों? क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। किसने बोला ऐसा करना है? AS26 ने बोला, मैंने नहीं बोला, मेरा बात मानने का जरूरत नहीं, बट एज का बात मानना पड़ेगा। मेरा बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट AS26 का बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि 25,000 इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है इसमें, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, अदरवाइज हम लोग जो गुडविल के लिए जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो अब मैंने अगर 25,000 प्रॉफिट इसमें एड ऑन कर रखा है और मुझे वो दिखाना नहीं चाहिए था, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 लेस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट? ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? पॉजिटिव 20,000, नहीं 30,000, और ये लास्ट वाला 80,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या प्रॉफिट में ट्रेंड है? ट्रेंड का मतलब है ऐसा दिख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है? मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जाना चाहिए, कम हो रहा है तो कम होते जाना चाहिए। तो 20 से 30 तो प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? -20 से 30 जाने पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और फिर 30 से 80 जाने से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड तो दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन ये देखो, ये -20 हम लोग का लॉस है, चलो ये बढ़ रहा है हम लोग मान के चल सकते हैं, तो हम लोग वेटेड एवरेज चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने वेटेड एवरेज किया नहीं है। वेटेड एवरेज करने से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 नेगेटिव, 60,000 पॉजिटिव। एक सेकंड देख लेते हैं, -20,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा? लेकिन ये जो है ना, इन्होंने ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट करके ही किया हुआ है, वेटेड एवरेज किया नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आए तो तुम लोग कर सकते हो वेटेड एवरेज, बिकॉज ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ सिंपल एवरेज ही इन्होंने फॉलो किया है, तो हम भी सिंपल एवरेज ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी देखो प्रॉफिट में ट्रेंड है तो हम लोग वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं, सिंपल एवरेज कर देते हैं, सिंपल एवरेज पर। एक्चुअली सिंपल एवरेज ही कर दिया, इसका एक रीजन मुझे जो लग रहा है, मतलब ये क्योंकि नेगेटिव है ना, तो प्रॉफिट का ट्रेंड जो है नेगेटिव है, फिर इसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हाँ बोल सकते हैं कि ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मतलब बात घुमा के कोई फायदा नहीं है, ट्रेंड है दिख रहा है, हम लोग इसको वेटेड एवरेज पे भी कर सकते हैं, जिसमें मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ जाए। तो ये 10,000, ये हो गया 90,000, ठीक है। 90,000 बाई 3 यानी कि 30,000 पर एनम, ठीक है। तो अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 इयर्स परचेज, तो फिर ये हो जाएगा 60,000, 60,000 हो जाए, ठीक है। और अगर हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे तो वैसा नहीं बनेगा, तो ये -20, ये 60, मतलब 40 और 1 लाख, 2,40, 2,80, 2,80 बाई 6, नहीं होगा, मतलब आंसर के साथ मैच नहीं होगा। तो ये हम लोग का गुडविल कैलकुलेट हो गया। चलो अब गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं
क्या क्या एंट्री होगा? सबसे पहले बोल रहा है कि गुरु कैश लेके आ रहे 1 लाख का, तो एंट्री क्या होगा? Cash to Guru's capital. कैश टू गुरुज कैपिटल होगा, सही है, बट यहाँ पर देखो, अगर हम कैश टू गुरुज कैपिटल लिखेंगे तो मुझे यहाँ एक लेजर बनाना पड़ेगा फाइनल बैलेंस शीट में कैश बोल के, जो कि यहाँ अवेलेबल है नहीं। ठीक है, नॉर्मली कैश या बैंक लेजर देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैश लिखे कि बैंक लिखे, यहाँ नहीं है। लेकिन एक लेजर है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि कैश की जगह हम लोग चाहे तो उस लेजर का यूज कर सकते हैं। इसमें से बोल सकते हो कौन सा लेजर का यूज करके हम लोग ये एंट्री पास कर सकते हैं? मतलब कैश डेबिट की जगह क्या डेबिट लिख के हम लोग इस एंट्री को पास कर सकते हैं? Current कैश, asset. हाँ करेंट एसेट, कैश की जगह करेंट एसेट लिखना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे करेंट एसेट, ब्रैकेट में तुम लोग लिख देना बैंक या कैश, जो लिखना चाहो। ठीक है, करेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल 1 लाख। अच्छा, इसके बाद गुडविल तो हम लोगों ने वैल्यू कर लिया। अब गुडविल वैल्यू किया है तो इसका मतलब गुडविल भी लाना पड़ेगा। अब गुडविल कैसे ला रहा है देख लेते हैं। कैश में लेके आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा एंट्री? फिर से वही करेंट एसेट, मतलब कैश या बैंक जो भी बोलो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना पड़ेगा? जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर 60,000 है, तो 60,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे 40%। तो बोलो 60,000 का 40% लेके आएगा, कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, अच्छा अब ये गुडविल कौन जो है गुडविल का पैसा कौन ले लेगा? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल, अगर गोपाल हुआ, और टू गोविंद कैपिटल। हम तो दोनों ही लिख रहे हैं, लेकिन देखो मुझे पता नहीं है कि दोनों का ही गेन होगा कि चलो थोड़ा थोड़ा जगह रख देते, दो हुआ तो लिखेंगे, अदरवाइज जिसका होगा उसका लिखेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है? फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये सब तो कर लिया हम लोगों ने गुडविल निकालने के लिए। फिक्स्ड एसेट 4 लाख का करना है। फिक्स्ड एसेट कितने का था? 3 लाख। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 लाख और 3 लाख का डिफरेंस, तो 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट 50,000 था, इन्वेस्टमेंट को कर देना है 0, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा 50,000 से कम करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट 0 दिखाना है तो इन्वेस्टमेंट को पूरे 50,000 से कम करना पड़ेगा ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग पूरा 50,000 से कम कर देंगे, पूरा 0 कर देना है। फिर करंट एसेट को 1,80,000 दिखाना है। करंट एसेट था कितना? करंट एसेट था 2 लाख, 2 लाख से 1,80,000 मतलब 20,000 से कम करना है। इसी में लिख देते हैं टू करंट एसेट, इसी में लिख देते हैं 20,000। अगर तुम लोग नहीं लिख पाओगे, काटना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो। ठीक है, हम इसको 50,000 से कर लेते हैं 70,000। करंट एसेट को भी कम करना है, कर लिया, दोनों मिला के 70,000 हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख करना है, जो कि पहले था 1 लाख। अच्छा, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, तो ये बन गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे। 1 लाख का प्रॉफिट, 70,000 का लॉस, यानी 30,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्रेडिट आइटम होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन में होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू गोपाल कैपिटल टू गोविंद कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसी के हिसाब से होगा 60-40। तो 60% और 40% ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 60-40 कर लेते हैं, 60/100 और 40/100। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 100 करने से ये हो जाएगा हम लोग का 300 इंटू 60 मतलब 18,000, और ये हो जाएगा 12,000। ठीक है,
अच्छा, अभी एंट्री हमारा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज हम लोगों ने अभी वर्किंग नोट में जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला नहीं है, तो थोड़ा वो एंट्री अभी हमारा बाकी रह गया है। वैसे हम लोगों ने 6 एंट्री कर लिया, ठीक है, 6 ही एंट्री हुआ, और तो कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। अब बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अभी एंट्री क्या वो देख देख के जस्ट पुट कर दो। बाई फिक्स्ड एसेट टू इन्वेस्टमेंट टू करेंट एसेट, बाई फिक्स्ड एसेट टू इन्वेस्टमेंट और टू करेंट एसेट, बस देख देख के ही लिखना है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 1 लाख और इन्वेस्टमेंट 50, करेंट एसेट 20, ठीक है, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल गोपाल गोविंद, और बस इन दोनों का ही होगा, ओल्ड पार्टनर गोपाल गोविंद। ठीक है, कितना हो जाएगा 18,000 और 12,000, तो सब मिला के 1। ठीक है, ये इतना जल्दी इसीलिए बन गया क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने एंट्री में बनाया है, बस उसी को तो देख देख के करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल गोविंद और गुरु। बाय बैलेंस बीडी, पहले ब्रॉट डाउन करेंगे 1,20,000 और 80, 1,20,000 और 80। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री देखते हैं। यहाँ पर बोला है बाय करेंट एसेट टू जीस कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय करेंट एसेट, बैंक बोल के भी लिख सकते हो हाइफन देके या ब्रैकेट में। यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के रखते हैं, वो उसका कैलकुलेशन अभी तक नहीं हुआ। प्रीमियम फॉर गुडविल बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18 और 12, और बस एंट्री रिवैल्यूएशन वाला होगा, और बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। ठीक है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट 3 लाख का था, 1 लाख ऐड करके 4 लाख कर देना। मैंने लाख को एल से लिखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 0 कर देना है, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। करेंट एसेट 2 लाख था, तो यहाँ लिखते हैं करेंट एसेट हम लोग का था 2 लाख, ठीक है। फिर इसको 2 लाख में देखते हैं करेंट एसेट में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं करेंट एसेट में 1 लाख एड, 24,000 एड और 20,000 लेस, 1 लाख एड, 24,000 एड और 20,000 लेस, मतलब 3,04,000। लोन्स एंड एडवांसेस एट एज इट इज रखने बोला है, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। तो यहाँ कैपिटल, वो तो कैपिटल अकाउंट बनेगा तभी लिख सकते हैं, गोपाल गोविंद गुरु। लॉन्ग टर्म लोन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, LTL लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन। और करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में भी कोई चेंजेस नहीं था, तो 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखने के बाद इसको करेंगे ऐड, दोनों साइड मैच होना चाहिए, अब वर्किंग नोट बनेगा, तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो गोपाल गोविंद गुरु 60/100 था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40/100 था, गुरु का 40/100 किया गया, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि
1 माइनस 40/100, ठीक है। तो बचा कितना गुरु के एडमिशन के बाद? 60/100। अब ये 60/100, 60/100 इस तरीके से ले लिया जाएगा गोपाल के थ्रू से, और 60/100 बचे हुए प्रॉफिट को 40/100 के तरीके से ले लेगा कौन? गोविंद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये कैलकुलेशन करने से हो जाएगा हम लोग का, अच्छा ये शायद हमें बोल दिया था, हमें करने का जरूरत नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला था तो वही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ ये 35/25/40, अगर बोल देगा तो ये थोड़ी ना कर सकते। ठीक है, तो बोल दिया है तो बहुत ही अच्छा बात है। 35/25 और 40, तो 35/25 और 40, 100, ठीक है। तो देखते हैं सैक्रिफाइसिंग या गेन। 60 ये दिख ही रहा है, सैक्रिफाइस है, देखो पहले 60% होता था, अब 35% मिलेगा, तो कितने का सैक्रिफाइस हो गया? 60 माइनस 35, 25%, है ना। ये 100 को परसेंटेज मान के बोल ही सकते हैं हम लोग आराम से, बिना किसी मतलब ज्यादा कैलकुलेशन को ना करते हुए। तो 40% मिल रहा था, अब 25% मिलेगा, यानी 15% का सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हो रहा है 25:15, यानी 5:3, ठीक है। तो गुडविल, गुडविल शेयर गुरु का कितना होगा? टोटल गुडविल का 40%, तो टोटल गुडविल कितना आया? 60,000। तो 60,000 का 40% कितना होगा? 24,000, ठीक है। अब 24,000 का 5:3 बेसिस पे हमें चेक करना, 5/8 और 3/8, 15,000, 9,000, ठीक है। 15,000 और 9,000 गोपाल और गोविंद का सैक्रिफाइस होगा, 15 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 और 9, और यहाँ पर भी हो जाएगा 15 और 9, 24 गोपाल्स, गोविंद, ठीक है। ये एंट्री बन गया, गुडविल तो पहले ही बन गया था, एंट्री बन के रेडी हो गया। यहाँ पर बस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 1,20,000, 15 और 18, तो 18 ऐड करने से 1,38, 1,38, ये हो जाएगा 1,53, 22, 1,00,000 कितना होगा ये वाला? 89 प्लस 12, 1,01,000, और ये 1,00,000, तो 2 बैलेंस सी, 1,53, 1,01 और 1,00,000, 1,53, 1,01 और 1,00,000, 1,53, 1,01 और 1,00,000, 2,53,000 प्लस 4,50,000, 8,04,000 टोटल कर दीजिए। इधर भी उतना ही आना चाहिए, 4,00,000, 5,00,000, 5 और 3 8,00,000, 4, 8,00,000। तो ये बन गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो MCQ और ट्रू फॉल्स है वो करते हैं, देखते हैं। पहला, ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर डज नॉट हैव सेम राइट एज ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के तरह न्यूली एडमिटेड पार्टनर का राइट्स नहीं होता है। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? false, फॉल्स, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, जो राइट्स
के अकॉर्डिंग वो आ रहा है, सारा राइट्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलेगा, नया है बोल के ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। When a new partner is admitted, old partners have to forgo certain share in profit in the firm. This is called as sacrificing ratio. तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर को अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसी को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला करते हैं। ट्रू की फॉल्स? True. सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो, लास्ट क्लास में किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? True. बोला जाता है। लास्ट दिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था जिसमें अगर देखा जाए तो रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम देने के लिए बोला था। मैंने बोला कि ये भी नाम यूज होता है, दोनों ही हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। एनी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट का एप्रिसिएशन हो रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है। ऑल द पार्टनर्स में डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टनर चाहते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू को अनऑल्टर्ड रखे, है ना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट टू चेंज। तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं थ्रू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के थ्रू से, ठीक है। फिर बोल रहा है न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव शेयर इन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट प्रायर टू हिज एडमिशन। नए पार्टनर के एडमिशन के पहले जो बैलेंस शीट में रिजर्व दिखता है, क्या वो नया पार्टनर ले सकता है? False. नहीं ले सकता है, ठीक है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही लेता है। इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस क्या क्रेडिट बैलेंस है, देन इट रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इक्वली। बोलो ये सही है कि गलत है? False. ये फॉल्स है, क्योंकि क्रेडिट होने से प्रॉफिट जरूर होता है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट एज कैपिटल, नए पार्टनर को कैपिटल के लिए नेसेसरी अमाउंट लाना पड़ सकता है। True. लाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रू। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में नए पार्टनर का भी शेयर होता है? False. नहीं होता है, ठीक है। अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो तो बात अलग है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी फॉर 3/10 प्रॉफिट। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सीज एडमिशन? ठीक है, तो देखो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5/8, 3/8, तब सी नहीं था। अब सी कितने के लिए आया? 3/10। तो बचा कितना? 1 माइनस 3/10 करेंगे तो कितना बचेगा? 7/10, ठीक है। अब ये 7/10 में ए और बी कैसे लेगा? 5/8 और 3/8 के बेसिस पे लेगा, 7/10 का। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये हो गया 35/80 और ये हो जाएगा 21/80, ठीक है। तो अब इसको भी 80 करने के लिए 8 और यहाँ भी 8 लगा दो तो कितना हो गया? 24/80, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 35, 21 और 24, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो मैंने कितना सारा क्वेश्चन करवाया, तो ये आंसर होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो 5/8 और 3/8 दे एडमिटेड सी and giving 3/10 share of profit. C acquires 1/5 from A, तो A से 1/5 लिया है और 1/10 from B, 1/10 B से लिया है, ठीक है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? तो अब A का कितना बचेगा? और 8 और 10 का एलसीएम 40, 15 माइनस 4, 25 माइनस 8 कितना होता है? 17 होता होगा, ये दिख रहा है मुझे शायद 17, ठीक है। अब ये इसको 40 करेंगे 3/10 को, तो 4, तो 12/40, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा 17:11:12, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट
C was admitted in a firm for 1/4 share of profit of the firm. C contributes 15,000 as capital. A and B are other partner with the profit sharing ratio 3:2. Find the required capital of A and B if capital should be in profit sharing ratio taking C's capital as base. तो सी के कैपिटल को बेस मान के अगर टोटल कैपिटल मानना है ये बोल रहा है, तो सी का कैपिटल कितना है 15,000, 15,000 फॉर 1/4। तो बोलो टोटल कैपिटल कितना होगा अगर सी के कैपिटल को बेस मान के करे तो फिर टोटल कैपिटल कितना होगा। लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने सी हाँ बोलो 60,000। 60,000 15,000 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 60,000। तो सी के कैपिटल को बेस माने तो टोटल कैपिटल हम लोग का हो जाता है 60,000। अब क्या करने बोला है, इसके बेसिस पे सी वाज एडमिटेड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी कंट्रीब्यूट 15,000 कैपिटल। ए बी अदर पार्टनर विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा 3/5 और 2/5। सी को उन्होंने 1/4 के लिए लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, इफ ए और बी का कैपिटल कितना होगा अगर सी के कैपिटल को बेस मान के कैपिटल अरेंज करना है, मतलब टोटल कैपिटल होगा 60,000 जिसमें सी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 15,000, बाकी दोनों का भी फिर उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो सी के आने के बाद ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सी के आने के बाद जो टोटल प्रॉफिट है वो हो जाता है बचा हुआ 3/4 और इसमें से ए और बी का हिस्सा कितना होगा, ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5, बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 2/5। तो ये हो गया 9/20 और ये हो जाएगा 6/20, ठीक है। तो रेशियो हो गया 9:6 और ये भी अगर 20 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब इस रेशियो में 60,000 को डिवाइड करना है तो 9:6 में डिवाइड करके देखो कितना होगा, 60,000 इंटू 9/20, 60,000 इंटू 6/20 और 60,000 इंटू 5/20। तो 5/20 तो हमें पता ही है 1/4 यानी कि 15,000, बाकी दोनों का निकालो पता चल जाएगा। 3,000 इंटू 9 यानी 27,000 और 3,000 इंटू 6 यानी कि 18,000, ठीक है। तो कितना आंसर होगा फिर 27,000 एंड 18,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 का आंसर हम लोग का इसका मतलब बी हो जाए, ठीक है। तो ये सब हम लोग बड़े क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी। 4th नंबर में बोला है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 6:3:3, दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8। हमें पूछा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, ठीक है। तो ए बी सी का पहले से रेशियो था 6:3:3, तो 6/12, 3/12 और 3/12। डी को उन्होंने 1/8 के लिए लिया है तो बचा हुआ प्रॉफिट होता है 9/8। 9/8 का ए को कितना मिलेगा 6/12। जब कुछ बोला नहीं कैसे शेयरिंग होगा तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 64 नहीं 54/96, 27/96 और 27/96 और इसको भी अगर 96 करना है 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो रेशियो हो जाएगा 54:27:27:12। 54 मतलब कौन सा वाला होगा, मुझे लगता है ये होगा, बीच का तो बराबर दिख रहा है। देखते हैं किससे कैंसिल आउट होगा, बोलो किससे कैंसिल आउट होगा। 9 से हो जाएगा, नहीं 6, ये 3 से हो जाएगा। नहीं ये तो हुआ 17:9:9। अच्छा ये ऐसा कोई था क्या 17 नहीं ऐसा भी तो नहीं था, तो क्या गलत हो गया मेरा 7/8 হবে। 7/8 হবে। ও এটা 9 যেটা লিখেছি 777, तो ये हो जाएगा 42, 21, 21। तो 42:21:21 ये नीचे तो ठीक है, ये 12 रहेगा तो फिर ये 3 से 3 4 3 7 3 7 3 4 14 7 7 4, हाँ मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो गया। 5th नंबर का देखते हैं, बोल रहा है
कि ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2, ए कैपिटल इज 30,000, बी कैपिटल 15,000, दे एडमिटेड सी एंड एग्री टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच सी शुड ब्रिंग टुवर्ड्स हिज कैपिटल, तो सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा ये पूछ रहा है कि सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो बोल रहा है कि बी के कैपिटल को, ए कैपिटल इज 30,000 एंड बी कैपिटल इज 50,000, दोनों का कैपिटल हमें इतना बोला है। अच्छा तो देखो सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो सी अगर 1/5 के लिए आ रहा है, सी के आने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना है 4/5, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये 4/5 है ये ए और बी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी का कैपिटल कितना है 30 + 15, ए और बी का कैपिटल मिला के कितना होगा 30 + 15 मिला के हो रहा है 45, तो हम लोग बोल सकते हैं 4/5 इक्विवेलेंट टू 45,000, मतलब अगर 4/5 प्रॉफिट शेयर जिनको मिल रहा है उनका कैपिटल है 45,000, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45,000 इंटू 5/4, तो देखो कितना होता है 11,250। वो तो शेयर निकालने से होगा, अभी तो 11,000 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 56,250। अब ये हो गया टोटल कैपिटल, इसमें सी का शेयर हमें निकालने बोला है तो 1/5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लो तो 11,250, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जिस तरीके से दिया है कि सी को एडमिट करवाना है और सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, तो 4/5 रेशियो के लिए अगर इतना कैपिटल होता है तो टोटल कितना, सी को 1/5 के लिए कितना लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब 6 नंबर में देखते हैं क्या बोला है। 6 नंबर में बोला है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, दे एग्री टू टेक सी एज पार्टनर, bring 25,000 against capital, 10,000 against goodwill, new profit sharing ratio is 1:1:1, what ratio will amount will be shared among the old partner A and B, in what ratio will this amount, अच्छा ये अमाउंट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों के अंदर ये बताना है, तो बोलो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, गुडविल, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, पहले रेशियो था 3/5 और 2/5, अब रेशियो है 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3, तो सैक्रिफाइस कितना है 3/5 माइनस 1/3 करने से जितना आएगा 4/15, और यहाँ पर हो जाएगा 1/15, तो 4:1, तो 4:1 में अगर 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं गुडविल का जो कैलकुलेशन है, तो 8,000 और 10,000 इंटू 1/5 तो 2,000, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 7th में देखते हैं क्या बोला है। 7th में बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2, दे take C as new partner which is supposed to bring 25,000 against capital, 10,000 against goodwill, new profit sharing ratio this one, मतलब पहले वाला क्वेश्चन, C brought cash for share of capital and agreed to compensate to A and B outside the firm, अच्छा हाउ विल बी दिस ट्रीट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, आउटसाइड द फर्म मतलब प्राइवेटली हो रहा है, बिजनेस का कोई एंट्री दिखना नहीं चाहिए, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, cash brought in by C will only be credited to his capital account, goodwill will be raised to full value in old ratio, goodwill will be raised to full value in न्यू रेशियो, बोलो कौन सा आंसर होगा। गुडविल तो रेस कभी नहीं होता है, गुडविल रेस कभी नहीं होता है, अगर हम लोग AS26 देख रहे हैं तो गुडविल कभी रेज नहीं होता है, ठीक है, खुद का वैल्यू किया गया गुडविल, तो इन सही आंसर तो ए है। अब ये अगर समझ में नहीं आए तो वो बता देते, कैश ब्रॉट इन बाय सी ओनली टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, तो सिर्फ उसी के कैपिटल अकाउंट में कैश दिखेगा जो वो लाएगा, क्योंकि वो तो प्राइवेटली ए और बी को पेमेंट करेगा ना, मतलब इसका कोई ट्रांजेक्शन वो नहीं दिखाना चाहेगा, तो प्राइवेटली गुडविल पे करने से गुडविल का शेयर नो एंट्री, तो फिर ये इसका कोई एंट्री होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। 8th नंबर बोला है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1, जेड को एडमिट किया, उसने 4,000 गुडविल के लिए लाया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, तो गुडविल का कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये पूछ रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो पहले रेशियो था 3/4 और 1/4, अब हो जाएगा 2/4 और 1/4, तो देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा 1/4 और ये 0 हो जाएगा, तो बस जिसने सैक्रिफाइस किया मतलब ये एक्स है, तो एक्स को सिर्फ ओनली एक्स के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब 9th नंबर में क्या बोला है देखते हैं। 9th नंबर में बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 एडमिटेड टू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इन द टर्म दैट ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। पी क्यू था, आर आ रहा है और 20,000 कैपिटल लेके आएगा 1/4 शेयर के लिए। पहले रेशियो कुछ इतना था और गुडविल के लिए इतना ला रहा है, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू आधा विथड्रॉन कर लेंगे ऐसा बोला है, ठीक है। पी और क्यू जो है आधा विथड्रॉन कर लेंगे। उसके बाद if profit on revaluation is 6,000 and opening capital of P 40,000, Q 30,000, find the closing balance of each capital। मतलब सभी का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बोला है तो पी क्यू आर लिखते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी उतना नहीं लिखते, हम जस्ट डेटा लिख रहे हैं 40,000 और 30,000, ठीक है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 6,000 तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो 6,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो 6,000 डिवाइडेड बाई 3, 2 यानी कि ये 4,000 इनका और इनका हो जाएगा 2,000, ठीक है। अच्छा, अब 1 अप्रैल को 20,000 कैपिटल ला रहा है आज, तो ये कैपिटल यहाँ पर चला जाएगा और 149,000 गुडविल ला रहा है, हाफ ऑफ विच इज टू बी विथड्रॉन बाय पी एंड क्यू। तो पी और क्यू आधा विथड्रॉन कर लेगा तो 4,500 आधा होता है, ये विथड्रॉन कर लेगा। तो इसका मतलब दोनों का ही सैक्रिफाइस हो रहा होगा, चेक करके देख लेते। पी क्यू और आर, पहले रेशियो था 2/3 1/3, ठीक है। अब आर का रेशियो है 1/4, तो बच रहा है कितना 3/4। तो 2/3 का 3/4 और 1/3 का 3/4, तो देखते हैं कितना नया रेशियो बनेगा। 2/4 मतलब 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। तो पहले 2/3 था, अभी 1/2, मतलब 1/6 सैक्रिफाइस रेशियो, और पहले 1/3 था अभी 1/4, 1/12, 1/12। तो इसको भी इंटू 2 कर लेते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पी को कितना गुडविल का शेयर मिलेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 3 से डिवाइड करेंगे 9,000 बाई 3, 6,000, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3,000। ये तो पैसा मिला, फिर ये लोग जो है इस पैसे को विथड्रॉन भी करने वाले हैं, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर हो जाएगा पीज अकाउंट डेबिट क्यूज अकाउंट डेबिट टू कैश बोलते। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 और 3,000। बस ये ट्रांजैक्शन देके बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, तो आर का तो 20,000 होगा, इसका हो जाएगा 30 और 2, 32 और 3, 35, और यहाँ से 3 माइनस होके 32,000, इसका 32,000 दिखेगा। और पी का 50,000 और यहाँ से 6,000 लेस हो जाएगा तो दिखेगा 44,000। 44, 32 और 20 देखते हैं, यहाँ मैच तो हुआ नहीं। आंसर कितना है, 9th नंबर है, आंसर तो ए है। 47, 33, 500 और 20 तो मैच हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। 47 होना चाहिए। 50,000 प्रीमियम तो उल्टो लिखे दिए से ना। अच्छा, अच्छा तो ये हो जाएगा 47,000 और 3,000 लेस होने से 43। अब हो जाएगा 47। ये लो, ये कहाँ चला गया मेरा सोल्यूशन। हे भगवान, ये कहाँ चला गया पता नहीं। तो ये देखो 40,000, 30,000। मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर मैंने कितना लिखा था 20,000, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके कितना कितना हुआ था 4,000 और, बोलो मेरा सोल्यूशन पता नहीं कहाँ चला गया। 2,000, और गुडविल का प्रीमियम कैसे हुआ था, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना होगा, 3,000, और
1,500. 1,500। अच्छा, मतलब नेट करके बोल रहे हो, क्योंकि वो बाकी जो है विथड्रॉन हो गया था, मतलब 4,500 का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 44 और 3 47,000 क्लोजिंग में भी उधर उतना आ जाएगा, 32 और 33,500 क्लोजिंग में भी उतना आ जाएगा। चलो ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड लिख के माइनस करेंगे तो भी चलेगा। एंड लास्ट बोल रहा है Adam, Brain and Chris were equal partners of the firm with goodwill 1,20,000 shown in the balance sheet, and they agreed to take Daniel as an equal partner on the term that he should bring 1,60,000 as his capital and goodwill. His share of goodwill was evaluated at 60,000 and the goodwill account is to be written up before admission. What will be the treatment for goodwill? तो goodwill का treatment क्या होना चाहिए, ये पूछा है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। और एक बार कि 3 पार्टनर थे, ठीक है, उस और फर्म का गुडविल इतना था, उसके बाद उन्होंने डैनियल को गुडविल सॉरी पार्टनरशिप में एंट्री किया इक्वल पार्टनर के लिए, ठीक है, ऑन द टर्म दैट ही शुड ब्रिंग, उसको इतना कैपिटल लाना है और गुडविल का शेयर लाना है। हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 हुआ एंड द गुडविल अकाउंट इज टू बी राइट ऑफ बिफोर एडमिशन। गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ किया गया बिफोर एडमिशन। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल? गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर पहले से ये गुडविल इनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है, अब क्यों दिख रहा है? तो इन्होंने शायद किसी से ये बिजनेस परचेस किया होगा, तब गुडविल दे के परचेस किया है, तो इन्होंने अपना गुडविल दिखाया था बैलेंस शीट में। तो अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है या रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, तो वो गुडविल को करना पड़ता है राइट ऑफ। ये मैंने नहीं लिखवा है, बट लिख लेना। ये देखो, राइट ऑफ करना पड़ेगा ये गुडविल को ओल्ड रेशियो में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये 3 पार्टनर जब एडमिशन ले रहे थे, इक्वल पार्टनर थे, तब इनके बैलेंस शीट में ये गुडविल दिख रहा था 1,20,000 का बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, अब ये मत सोचो एज 26 तो मना करता है, तो कहां बोला है कि ये गुडविल इन्होंने वैल्यू किया? इन्होंने जिनसे ये बिजनेस लिया था उनको गुडविल का पेमेंट करके लिया होगा, तो इन्होंने ये गुडविल दिखाया, जो कि अलाउड होता है। अब ये गुडविल को इन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा जब ये लोग किसी पार्टनर को एडमिशन लेंगे। कैसे राइट ऑफ करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद डैनियल जो गुडविल का हिस्सा लाएगा, वो तो तुम लोग को पता ही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैश ब्रॉट इन बाय डैनियल फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी बोथ ए एंड बी ये ट्रीटमेंट होगा। बट ये वाला बात जरूर नोट बना के लिख लो। एडमिशन कंप्लीट हो गया कि लास्ट, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, बट लिख लो। अगर कोई भी किसी तरीके से बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है बिफोर एडमिशन, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और एंट्री क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गुडविल, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ होने से ये एंट्री होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यहाँ पर लिखना है ओल्ड पीएसआर में करना पड़ेगा। तो ये जरूर लिख लो पॉइंट, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ गया तब मुश्किल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिटायरमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय।